कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं हमारे कि उनकी यादें हमारे जीवन में हमेशा के लिए बस के रह जाती, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत होते हैं कि जिनको भुला पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। ऐसी ही एक शख्सियत थे सालिम अली। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए जाबिर हुसैन जी, और उनकी मृत्यु के बाद इतना द्रवित और दुखित थे वो, यानी कि इतना ज्यादा वो दुखित थे कि उन्होंने इस पाठ की पूरी संरचना कर डाली। पाठ है सावले सपनों की याद, और मैं बात कर रही हूँ क्लास 9th की। तो आपकी कोर्स ए की बुक है क्षितिज भाग 1। तो आप सभी ने इस पाठ में जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखित सालिम अली के बारे में जाना। आज हम इसी अध्याय की करने जा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 1। इसके गद्य खंड का चौथा अध्याय है सावले सपनों की याद। ये सपने हैं सालिम अली जी के बारे में, जिन्हें देख रहे हैं जाबिर हुसैन जी। हमने ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सालिम अली जी एक बर्ड वॉचर थे। उनकी किस तरीके से इस पक्षियों के संसार की तरफ वो आकृष्ट हुए, कैसे कैसे उन्होंने सारी चीजें करी, सभी कुछ हमने इस पाठ में पढ़ा हुआ, अच्छे से जाना है, समझा। तो जब हम पाठ अच्छे से समझ चुके हैं तो चलिए कर लेते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को, क्योंकि ये आने वाले हैं हमारे एग्जाम। और ये आएंगे कैसे? ये आएंगे आपके गद्यांश आधारित, यानी कि एक पाठ में से पूरा एक कोई गद्य उठाकर दे दिया जाएगा आपको गद्यांश, और फिर उसमें से आपसे पूछे जाएंगे 5 प्रश्न। तो आज हम कुछ ऐसे ही 4 गद्यांश को लेकर आए हैं इस पाठ में से, जिनके आधारित हम 5-5 प्रश्नों को करेंगे, फिर उसके बाद संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आप देख रहे हो पहला गद्यांश है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते। हम हर चीज को नफा नुकसान मटेरियलिस्टिक चीजों से देखते, लेकिन पक्षी या जानवर भावुकता के साथ देखते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वे प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। अगर हम प्रकृति में जाते हैं तो हमें प्रकृति में हो जाना चाहिए, वहां पर भी हम इंसानी निगाहों से ही उनको देखते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच सा सोता फूटता महसूस कर सकता है। सही सी बात है कि जब हम पक्षियों की आवाज सुनते हैं और पूरी तरीके से उसमें बह जाते हैं तो वो बहुत ही आकर्षक समय होता है। चलिए अब इसी गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, सालिम अली पक्षियों की नजर से किसे देखने की सलाह देते हैं? मनुष्य को देते हैं। मनुष्य को देते हैं, पक्षियों को पक्षी की नजर से देखना चाहिए। ठीक है ना। सालिम अली पक्षियों की नजर से किसे देखने की सलाह देते हैं? पक्षियों की नजर से पक्षियों को देखने की सलाह देते हैं। चलिए देखते हैं। प्रकृति को पक्षियों की नजर से, पक्षियों को पक्षी की नजर से, पशुओं को पक्षी की नजर से, या आदमी को पक्षी की नजर से। तो यहाँ पर इन्होंने पक्षियों की नजर से किसे देखने को बोला है? पक्षियों को। तो सही है, पक्षियों को पक्षी की नजर से देखने की बात बोली। गद्यांश के आधार पर बताइए कि हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखना, प्रकृति को आदमी की नजर से देखना, प्रकृति को पक्षियों की नजर से देखना, या प्रकृति को पक्षियों की नजर से देखना। तो सही क्या है? हमारी भूल है प्रकृति को आदमी की नजर से देखना। पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर कोई आदमी रोमांच का अनुभव क्यों नहीं कर सकता? गद्यांश के आधार पर बनाइए। पक्षियों की आवाज आदमी समझ नहीं सकता, आदमी को पक्षियों की आवाज पसंद नहीं है, पक्षी आदमियों की भाषा नहीं बोल सकते, मनुष्य को पक्षियों का संगीत बोझल करता है। सही रीजन क्या है? पक्षियों की आवाज आदमी को समझ नहीं आती, इसलिए हम अपने अंदर रोमांच जो है महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जो पक्षियों को बहुत हद तक जानते और समझते हैं, वो पक्षियों की इस आवाज से अपने आप को रोमांचित महसूस भी करते हैं। रोमांच का सोता फूटता महसूस करना। वाक्य में रोमांच का सोता से लेखक का क्या तात्पर्य है? अत्यंत क्रोधित होना, अत्यंत आनंदित होना, आनंद से की अनुभूति होना, या अत्यंत उत्साहित होना।
तो सही क्या है? आनंद की अनुभूति होना। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि सालिम अली एक प्रकृति व पक्षी प्रेमी थे। बिल्कुल सही है, जंगल प्रेमी थे, केवल पक्षी प्रेमी थे, पक्षियों के संगीत के प्रेमी थे। तो सही क्या है? प्रकृति व पक्षी प्रेमी थे। चलिए दूसरा गद्यांश देखते हैं क्या है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, आप ध्यान रखिए यायावरी का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़ स्वभाव। उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आए। यानी कि जब सालिम अली मर गए, उनका जनाजा चला गया, तो जो उनके चाहने वाले थे उन्हें ये लगता था कि जैसे वो हमेशा पक्षियों की खोज में जाते रहते थे, आज भी कुछ ऐसे ही पक्षियों की खोज में गए हुए हैं और तुरंत अभी वापस आ जाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन लोगों को सालिम अली की मृत्यु पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो हमेशा के लिए अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गद्यांश के आधार पर बताइए कि जो लोग सालिम अली के स्वभाव से परिचित हैं, उनके अनुसार सालिम अली किसकी तलाश में गए? किसकी तलाश में गए हैं? झरनों की तलाश में, पेड़ पौधों की तलाश में, जड़ी बूटियों की तलाश में, या पक्षियों की तलाश में? तो वो एक बर्ड वॉचर थे, तो जाहिर सी बात है पक्षियों की तलाश में ही जाएंगे। तो यहाँ कहा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि सालिम अली अथाह सागर क्यों थे? क्योंकि पक्षियों से प्रेम था, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति व पक्षियों की खोज व सेवा में समर्पित कर दिया था, क्योंकि वह भ्रमणशील स्वभाव के थे, उनका स्वभाव सागर की भांति गंभीर था। तो सही क्या था? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति व पक्षियों की खोज की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रश्न संख्या 3 है, एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस वाक्य में एक टापू से आश्रय क्या है? एक स्थान पर स्थिर होना, इधर उधर घूमते रहना, जल के पास निवास करना, या एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। यानी कि उन्होंने अपना एक एम डिसाइड कर लिया पक्षियों के लिए, यानी कि वो उसी चीज पर स्थिर थे, उन्होंने अपने आप को बदला नहीं उस चीज के लिए। तो सही क्या है? एक स्थान पर स्थिर होना। पक्षियों के सुराग में निकले और कथन का अर्थ क्या है? पक्षियों के सुराग में निकले हैं, कथन का अर्थ क्या है? पक्षियों की खोज में निकलना है। ठीक है, तो यहां पर हम निकलेंगे का। सालिम अली के स्वभाव से परिचित लोगों को ऐसा क्यों लगा कि वे आज भी अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे? वे पक्षियों की खोज में गए थे, इसलिए उन्हें सालिम अली की मृत्यु पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे सदैव घूमकर लौट आते थे, वे जंगलों में घूमने के बाद पक्षियों को लेकर लौट जाते थे। तो सही क्या है? उन लोगों को अभी भी उनकी मृत्यु पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि वो अभी वापस आ जाए। गद्यांश संख्या 3 है। अब देखते हैं यहां पर क्या दिया गया है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोफ गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। मतलब बहुत समय पहले की बात है। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। सही बात है, हम लोग जाते हैं तो वहां इस चीज का एहसास होता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों में से उत्साह भरी भीड़ की चित्कार अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाए। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली हुआ है क्या? तो यहाँ पर उन्होंने कृष्ण के माध्यम से बताना चाहा है कि सालिम अली भले यहाँ नहीं रहे, मगर उनकी यादें, उनके द्वारा किए गए काम हमेशा हमारे बीच रहेंगे। जैसे कृष्ण की यादें आज भी वृंदावन और मथुरा में बसी हुई, उसी तरीके से।
पहला प्रश्न है, इतिहास में कृष्ण की किस घटना का वर्णन किया गया है? वृंदावन में रासलीला, गोपियों के साथ शरारतें करने का, माखन के बर्तन तोड़ने व छाली खाने का, या उपरोक्त सभी का? तो इन सभी का वर्णन है, तुम लगाएंगे उपरोक्त सभी। कृष्ण से जुड़ी वृंदावन की घटनाओं की याद कौन दिलाता है? कौन दिला रहा है? नदी का सांवला पानी, है ना, बांसुरी की आवाज, वहां के मंदिर, नदी का सांवला पानी, वहां के दुकानदार। तो किसने दिलाया है? नदी का सांवला पानी। गद्यांश के आधार पर बताइए, इनमें से किसकी आवाज से वृंदावन की दुनिया संगीतमय हो जाती थी? तो कृष्ण की बांसुरी की आवाज से। तो क्या है? कृष्ण की बांसुरी की आवाज से। यहाँ पर खा ऑप्शन सही। वाटिका के माली जब सैलानियों को हिदायत देता है कि किसके आने की अनुभूति होती है? वो कृष्ण के आने की अनुभूति होती है। तो सही क्या है? कृष्ण के आने की। सॉरी। कृष्ण ने वृंदावन में कहाँ विश्राम किया था? अब बताइए। घने पेड़ों की छांव के नीचे वो विश्राम करते थे ना। वृंदावन के मंदिरों में, घने पेड़ों की छांव में, वृंदावन की गलियों में, यमुना नदी के किनारे बने भवनों। तो कहाँ तक करते थे? घने पेड़ों की छांव। चलिए, अब हम आ गए अपने गद्यांश संख्या 4 पर। इस हुजूम के आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अब सालिम अली का जनाजा जा रहा है, तो सबसे आगे जनाजे में खुद सालिम अली है, यानी कि उनका मृतदेह। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन, यानी कि वो अब जब जा रहे हैं तो वापस नहीं लौटेंगे। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सके? तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका जनाजा जा रहा है। अब कोई भी उन्हें वापस आने के लिए बोलेगा तो उसको कोई ला नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु का सफर अंतहीन सफर होता है, इसका अंत कभी हो ही नहीं सकता। अब इस पर पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए सालिम अली की यह यात्रा अन्य यात्राओं से भिन्न किस प्रकार है? क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। पहली यात्राओं में तो वो जाते थे तो वापस आ जाते थे, लेकिन मृत्यु के बाद तो कोई वापस नहीं आता ना। तो क्या है? यह उनकी मृत्यु के बाद की अंतिम यात्रा थी। तो यहाँ पर का ऑप्शन सही। सालिम अली किसकी भांति प्रकृति में विलीन हो रहे हैं? गद्यांश के आधार पर बताइए, किसकी तरह विलीन हो रहे हैं? उस पक्षी की भांति जो आखिरी गीत गाकर मर गया है ना, उस पक्षी की भांति जो दिन भर गा रहा हो, उस पक्षी की भांति जो आखिरी गीत गाने के बाद मर गया हो, कोयल की भांति जो कुकू करती है, या सुंदर व चंचल पंछियों की भांति? तो सही क्या? उस पक्षी की भांति जो आखिरी गीत गाने के बाद मर गया। सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? वाक्य में सपनों के गीत का आश्रय क्या है? सपनों के गीत यानी कि उनका जो पसंदीदा कार्य था पक्षियों को ढूंढने का, वो कार्य वो दोबारा नहीं कर सकेंगे ना। अपने सपनों का गीत गाना, पक्षियों की भांति चहचहाना, अपने पसंद का कार्य करना, या पक्षियों से बातें करना। तो यहाँ पर अपने सपनों का गीत दोबारा, यानी कि अपने सपनों का गीत यानी कि अपना पसंदीदा कार्य। गद्यांश के आधार पर बताइए कि किस प्रकार के जीवन व माहौल से सालिम अली यह आखिरी पलायन है? बहुत भीड़ भाड़ शोर भरा जो एक माहौल होता है उससे, है ना। तो भीड़ भाड़ वाला जीवन व तनाव से भरा माहौल। सालिम अली किस तरह अपने जीवन के अंतहीन सफर पर निकल गए? कैसे? जैसे सैलानियों की तरह, सैलानियों की तरह, पक्षियों की तरह, फूलों की तरह, झरनों की तरह। तो सही क्या है? सैलानियों की तरह। चलिए, अभी तो हम लोगों ने देखे 4 गद्यांश, उस पर आधारित 5 प्रश्न। अब हम संपूर्ण पाठ आधारित देखेंगे, क्योंकि बीच में से बहुत सारी चीजें छूटी हैं, तो इन क्वेश्चंस के जरिए उनको हम कवर अप करेंगे। चलिए देखिए, लेखक के अनुसार सालिम अली किस प्रकार के व्यक्ति थे? प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले, प्रकृति के प्रभाव में आने वाले, प्रकृति से प्रेम ना करने वाले, सदैव दूरबीन का प्रयोग करने वाले। तो क्या था? प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन कब उतरी? सांवले सपने याद की पाठ पर, जब उनकी मृत्यु हो गई, है ना। ऐसे वो हमेशा दूरबीन अपने साथ रखते थे।
सालिम की बीमारी में, सालिम की मृत्यु के बाद, लंबी यात्राओं पे जाने के समय, जंगल भ्रमण के समय। तो सही क्या है? सालिम की मृत्यु के बाद। लेखक के अनुसार सालिम अली की आंखें किसके प्रति समर्पित थी? वृंदावन के प्रति, प्रकृति के प्रति, पक्षियों की तलाश एवं उनकी सुरक्षा के प्रति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके प्रति समर्पित थी? वो थी आपकी पक्षियों की तलाश एवं उनकी सुरक्षा के प्रति। लेखक के अनुसार वृंदावन जाने पर उसके काले पानी को देखकर कौन सी घटना याद आ जाती है? कौन सी याद आती है? कृष्ण की लीलाएं याद आ जाती है ना। कृष्ण की रास लीलाओं की, लेखक के बचपन की, सालिम अली के बचपन की, या सालिम अली के मृत्यु की? तो सही क्या है? कृष्ण की रास लीलाओं की। लेखक के अनुसार सालिम अली का शरीर कमजोर कैसे हो गया था? भाई वो पक्षियों की तलाश में बहुत बाहर रहते थे, लंबी लंबी यात्राओं पे जाते थे, तो इससे उनका शरीर कमजोर हो गया था। लंबी यात्राओं की थकान से, बीमारी से, तनाव से, या ये सभी से? तो सही क्या है? लंबी यात्राओं की थकान से। सालिम अली की मौत का कारण कौन सी बीमारी बनी? वो थी कैंसर। ठीक है ना, कैंसर बीमारी। तो यहां पर लगाएंगे कैंसर हो गया था उनको। अंतिम समय में भी सालिम अली से मृत्यु क्या छीनने में सफल ना हो सकी? क्या चीज ऐसी थी जो नहीं छीन सकी? उनकी मुस्कान, उनका स्वास्थ्य, उनकी आंखों की रोशनी, या उनका शरीर? तो अंतिम समय तक जो नहीं छीन सकी वो थी उनकी आंखों की रोशनी, अर्थात वो अपनी आंखों से अभी भी पक्षियों को निहारते रहते। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर बताइए कि अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। वाक्य में अंतहीन सफर से लेखक का क्या आश्रय? अंतहीन सफर क्या होता है? कौन सा सफर अंतहीन होगा? जाहिर सी बात है, मृत्यु के बाद जो सफर शुरू हो रहा है ना। प्रकृति से प्रेम करना, पक्षियों की यात्रा, मृत्यु के बाद की यात्रा, या जीवन का आखिरी गीत? तो सही क्या है? मृत्यु के बाद की यात्रा। सालिम अली किस घटना से प्रेरित होकर पक्षी प्रेमी बन गए थे? उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी, याद है ना। उनके मामा ने जो एयरगन दी थी उससे उनकी एक गौरैया घायल हो गई थी, तो उसी से वो क्या हुए थे? बाद में पक्षी प्रेमी बन गए थे। चलिए देखिए, गौरैया के गोली लगने से, अत्यधिक भ्रमण करने से, प्रकृति के अत्यंत समीप रहने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? गौरैया के गोली से घायल लगने से घायल हो गई थी, तो इससे उनका मन जो है पक्षियों की तरफ आकृष्ट हो गया था। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने किसकी अंतिम यात्रा को अंतहीन यात्रा कहा है? किसकी यात्रा को बोला है? सालिम अली की यात्रा को बोला है ना। प्रधानमंत्री सालिम अली, फ्रीडा लॉरेंस, या D.H. लॉरेंस? तो सही क्या है? सालिम अली की यात्रा को अंतहीन यात्रा कहा। तो ये था हमारा चैप्टर सांवले सपनों की याद, जहां पर हमने देखा सालिम अली जी के बारे में जाना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दे दिए। बस इसी बेसिस पे आपको अपने सारे क्वेश्चंस रेडी करने हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे या कजन्स होंगे जिनको आप ऐसी कुछ वीडियोस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उनको इसके बारे में जरूर बताइए ताकि उससे भी पढ़कर वो अपनी हिंदी की तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।